नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। आज की कक्षा में हमने परिसंचरण तंत्र के बारे में बात की थी और इससे पहले जो महत्वपूर्ण वीडियो है आप लोगों तक पहुंच चुके हैं। आप लोगों ने काफ़ी अच्छा सहयोग दिया है इस बार। और पुराने वीडियो जो है जिसमें हमने लैब असिस्टेंट के बारे में बात करी है, रीड के बारे में बात करी है, आप लोगों का अध्ययन अध्यापन उससे जारी है। लेकिन विद्यार्थियों में एक बात और भी कहूँगा कि जो चीज़ें अच्छी होती है उनके बारे में बता देना चाहिए कि ये चीज़ अच्छी है, अप्रिशिएट करना चाहिए उस चीज़ को। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना चाहिए, और अगर आपको अपने मित्रों तक पहुँचाइए, उनको शेयर कीजिए। और चैनल आपका है तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नए नए समय पर आ रही हैं। अभी वर्तमान में ही हमने एक 11वीं कक्षा के लिए अलग से, 11वीं कक्षा के लिए एक अलग से हमने नया बैच प्रारंभ किया है, यूँ कहूँगा। और वो बैच ऑनलाइन भी है, तो हमको यूट्यूब पर भी डालना है। तो दो चीज़ें होंगी आप लोगों के लिए। अब 11वीं वाली जो क्लास है वो समझ लीजिए कि पूरी की पूरी रीड के लिए महत्वपूर्ण होगी, वो सेकंड ग्रेड वालों के लिए महत्वपूर्ण होगी, फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो ये तो आपको अपने आप करना ही है। और प्रयोगशाला वालों को तो पूछना ही नहीं चाहिए कि महत्वपूर्ण है कि नहीं, क्योंकि प्रयोगशाला या लैब असिस्टेंट की बात करूँ तो उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। इसी प्रकार से वर्तमान में जो सीरीज़ चल रही है अभी की, जिनकी हम बात कर रहे हैं, उसमें प्रयोगशाला सहायक के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण है। हमने जो हमारा मुख्य उद्देश्य रखा है, ये बात सही है कि हमारा टारगेट प्रयोगशाला सहायक है ना। उद्देश्य वही है, प्रयोगशाला सहायक। और उसके साथ में ही सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड को हम ले रहे हैं, तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ वीडियो की संख्या बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल एक साथ पहुंच जाए। दिन में 3 या 4 बार आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड होके आप तक पहुंचे, ये हमारा प्रयास है। तो ये तो मेरी बात थी जो मैंने आप लोगों के लिए रखा। इस टॉपिक के दौरान ही मैं कहूँगा कि फर्स्ट ग्रेड के लिए और सेकंड ग्रेड के लिए भी, और तो और रीड के लिए भी महत्वपूर्ण है। साथ साथ में हमने हृदय के बारे में बात करी थी, और हृदय की बाद में आज हमको जो पढ़ना है वो है रक्तदाब। रक्तदाब क्या होता है? रक्तदाब, इसकी किस प्रकार से आवश्यकता है, या वर्तमान में किस प्रकार से आपने इसको देखा हुआ है। कभी आपका ना करें नारायण, लेकिन कभी आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा हो, और कई बार हेल्थ चेकअप के लिए भी जाते हैं, तो आप गए होंगे और आपने देखा होगा, या जो आपके साथ में पेरेंट्स आए होंगे या उनमें दादा दादी के साथ में कभी गए हों, तो आपने देखा होगा कि जनरली बाएं हाथ के ऊपर एक यंत्र पहनाते हैं, है ना, जिसको हम कहते हैं रक्तदाब मापी, स्पेक्ट्रोमेनोमीटर। उसको पहनाने के बाद में उसको पंप किया जाता है और डॉक्टर एक रीडिंग लेता है, और रीडिंग लेने के बाद में उनका जो फॉर्म होता है उसके ऊपर लिख देता है 120/80 mmHg, और कहता है कि नॉर्मल है। जब ये बात आपके सामने आती है तो आप क्या अनुमान लगाते हैं? जनरली आप लोग देखते हैं, कहते होंगे हाँ ठीक है, इनका ब्लड प्रेशर सही है, बीपी सही है। तो ये चीज़ क्या हो गई? डॉक्टर द्वारा जो चीज़ लिखी गई, उन्होंने किसी यंत्र के द्वारा, यानी कि इस यंत्र का नाम क्या था? स्फेग्नोमेनोमीटर, हिंदी में कहेंगे रक्त दाब मापी। देखिए इतना सरल तो देगा नहीं, रक्तदाब मापी किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें एक महत्वपूर्ण बिंदु हुई। अब इसको रब कर लेते हैं, शुरुआत से इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप लोग समझ रहे होंगे कि रक्तदाब क्या है, किसे कहते हैं रक्तदाब। रक्तदाब किसे कहते हैं? देखिए, एक कल्पना करते हैं, कल्पना क्या, एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मान लेते हैं कि ये एक होली के दिनों की पिचकारी है, खेले हैं आप सब लोग, और इस तरह की, इसमें जब आप इसको पकड़ करके यहाँ पर अंगूठा रखते हैं और उसको खींचते हैं, तो अंगूठे का अंदर की तरफ खींचा, और या फिर इसको दबाने का काम करते हैं, तो अंगूठा यहाँ पर अंगूठे पर प्रेशर आएगा, दबाव लगेगा। तो ये जो पिस्टन लगा हुआ है, यह इसकी दीवार पर बल लगा रहा है। अंदर वायु होने की वजह से, अगर हम बाहर से बल लगा रहे हैं, ये इसकी दीवार पे क्या लगा रहा है? बल लगा रहा है। तो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से एक पिचकारी के अंदर बल लगता है, उसी प्रकार से हमारे हृदय द्वारा, किसके द्वारा? हृदय द्वारा क्या किया जाता है?
रक्त को पंप किया जाता है, और रक्त को जब पंप करता है उस दौरान दीवारों पर, किसकी दीवारों पर, जो रक्त वाहिनियाँ हैं उनकी दीवारों पर एक बल लगता है, और उस बल को हम कहते हैं रक्तदाब। चलिए ये बात समझ में आ गई, अपनी भाषा में लिख लेते हैं। हृदय द्वारा रक्त को पंप करने पर धमनियों व शिरा या शिराओं की दीवार पर यानी कि भित्ति एक बल लगता है जिसे रक्तदाब कहते हैं। दाब कहते हैं। तो सीधी सी कहानी क्या हुई, रक्तदाब किसे कह रहे हैं कि हृदय के द्वारा, मान लेते हैं ये धमनी है और इस धमनी में कोई रक्त बह रहा है, तो रक्त के द्वारा इस दीवार की भित्ति पर जो बल लगाया गया उस बल को ही हम क्या बोलेंगे, रक्तदाब के नाम से जानते हैं। क्लियर है। अगर हम बात करें तो एक सामान्य मनुष्य में रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। ये क्या है इसको भी समझने की कोशिश कुछ ही क्षण में करने वाले हैं। एक बार हमने अपने टॉपिक के हिसाब से लिख लिया कि इतना होता है। अब एक महत्वपूर्ण बात, अगर हम धमनियों की बात कर रहे हैं तो लिखेंगे धमनियों में रक्तदाब 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार। कौन कौन सा होता है? दोनों लिखेंगे। एक तो होता है सिस्टोलिक, दूसरा होता है डायस्टोलिक। एक हमारे पास में कौन आएगा? सिस्टोलिक, और दूसरा कौन सा आएगा? डायस्टोलिक। सिस्टोलिक का मतलब क्या है और डायस्टोलिक का मतलब क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। यानी कि जो रक्तदाब है कब लग रहा है ये, तो जब लिखेंगे इसमें, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं सिस्टोलिक डायस्टोलिक को। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब वापस जाएंगे हम हमारे प्यारे प्यारे हृदय पे। हाँ भाई, हृदय तो प्यारा ही होना चाहिए सबका, अगर प्यारा नहीं होगा तो अटैक आ जाएगा। इसमें आपने 2 चीज़ें पढ़ी थी, ऊपर वाले को आपने कहा था आलिंद और नीचे वाले को आपने कहा था निलय। कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। क्या होता है जब, डायग्राम के माध्यम से समझना, इसमें प्रकुंचन एक दाब लगता है। किस पर लगता है? धमनी पर। प्रकुंचन होने पर धमनी पर क्या लगेगा? एक दाब लगेगा, है ना। तो धमनी पर जैसे ही दाब लगेगा उसे हम बोलेंगे सिस्टोलिक। वो दाब कौन सा होगा? सिस्टोलिक। इसी प्रकार अब एकदम से संकुचन हुआ तो प्रेशर लगा और इसका मान कितना हो जाएगा? 120 mmHg। एकदम से संकुचन हुआ है और इसका मान कितना हो गया? 120 mmHg, यानी कि ये दबाव बड़ा जोरदार है। उसी निलय में शीतलन होगा और जैसे ही शीतलन होता है
रक्त का दाब शीतल मतलब हृदय का निलय फैलेगा, तो क्या होगा, डायस्टोलिक, और इसका मान 80 mmHg आएगा। बात को समझना, दो घटनाएं यहाँ पर मुख्य घट रही है, एक डायस्टोलिक हो रहा है, एक सिस्टोलिक है। ये घटना जब होती है तो उस दौरान में हृदय का मान कितना आएगा, 120 mmHg। जब डायस्टोलिक होता है तो उसका मान कितना आएगा, 80 mmHg। दोनों चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। कब हो रहा है, ये हृदय के संकुचन के समय, निलय के संकुचन के समय हो रहा है, और ये निलय के शीतलन के समय पर ये घटना घट रही है। तो आप समझ गए, निलय यानी एकदम से बंद होगा या धक्का लगाएगा, पूरे शरीर में रक्त को भेजेगा तो दबाव ज़्यादा होगा, और उसको हम बोलेंगे सिस्टोलिक्स। उसका मान कितना होगा, 120 mmHg। और जब शीतलित हो जाएगा निलय तो फैलेगा, तब क्या होगा, डायस्टोलिक होगा, और उसका मान कितना होगा, 80 होगा। क्लियर है? अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अपनी भाषा में कि डायस्टोलिक और सिस्टोलिक किसे बोलेंगे। सिस्टोलिक किसे बोलेंगे जब निलय के अंदर क्या होगा, संकुचन या प्रकुंचन होगा, तब उसका मान 120 हो जाएगा, है ना। चलिए, इस बात को देखने पर अभी निलय की अपने बात की, जब डायस्टोलिक और सिस्टोलिक की घटनाएं घटती है तो दबाव तो बनेगा, और ये दबाव किस पर बनेगा, धमनी पर बनेगा, है ना। तो क्या जितना धमनी पर दबाव होता है, क्या धमनी या धमनियाँ और शिरा दोनों पर समान दबाव होता है? दोनों चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो ऐसा नहीं है। उत्तर क्या है, नहीं। क्यों है, कारण देखते हैं। क्या होगा, धमनी में से रक्त, हृदय में से रक्त सीधा कहाँ जाएगा, धमनी में जाएगा, तो सारा दबाव किस पे पड़ा, धमनी में पड़ा। उसके बाद में धीरे धीरे केशिकाएं आएंगी, और केशिकाओं के बाद में कौन आएगी, शिरा आएगी। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये घट जाएगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, धमनी पर रक्तदाब सर्वाधिक होता है। इसका मान शिरा व केशिका में कम हो जाता है। शिरा और केशिका के अंदर कम हो जाएगा। ये बात हमने कर ली। अब यहाँ पर एक विशेष प्रकार का प्रश्न पूछा हुआ है, नाड़ी दाब। नाड़ी दाब किसे कहते हैं? अब ये भी एक प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसको अपन को हल करना जरूरी है ना। हमने आज क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में इसको समझने की कोशिश करी। या नाड़ी दाब क्या है, सीधी सी बात है। अगर कोई पूछ लेता आपको, ये प्रश्न नहीं होता तो भी आप लिख सकते हैं, धमनी पर रक्त का दाब सर्वाधिक होता है, और शिरा और केशिका पर इसका मान क्या होगा, कम होगा। इसी प्रकार से अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि नाड़ी दाब किसे कहते हैं, पहली बात नाड़ी दाब है क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ। नाड़ी दाब क्या है, तो हम लिखेंगे आपका जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का अंतर नाड़ी दाब है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का जो अंतर है वो क्या है, नाड़ी दाब है। यानी कि सिस्टोलिक का मान आया 120, डायस्टोलिक का मान आया 80, तो नाड़ी दाब आएगा 40 mmHg। आप मेरी बात को समझ गए। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का जो मध्य अंतर है उसी को हम क्या बोलेंगे, नाड़ी दाब के नाम से जानते हैं। अब कई बार हम कहेंगे कि रक्तदाब जो है उसका मान बदल जाता है। क्यों बदलता है रक्तदाब का मान, या रक्तदाब बढ़ जाता है या घट जाता है, क्यों?
तो सबसे बड़ा कारक जो होता है कारण, सबसे बड़ी कारण की लिखेंगे अपन, इसका कारण है रक्तदाब, दाब के कारण। क्या कारण है? एक तो होती है आयु। देखिए 60 साल की आयु के बाद में रक्तदाब क्या हो जाएगा, अपने आप बढ़ने लगेगा, है ना। तो पहली बात तो आयु एक मुख्य कारण है। और दूसरी बात होती है जो वाहिकाएं हैं कम प्रत्यास्थ होती है। देखिए कम प्रत्यास्थ का मतलब क्या है? कम प्रत्यास्थ का मतलब ये है कि पाइप कितना लचीला है, हृदय जो है उसमें रक्त पंप कर रहा है। अब सोचो कि जो हमारी नर्व्स हैं, सॉरी जो हमारी धमनियाँ हैं वो क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे हार्ड हो जाएगी, जो सिराएं हैं वो हार्ड हो जाएंगी थोड़ी सी। तो ऐसी परिस्थिति में दबाव जितना भी लगेगा वो हृदय पे आएगा, न कि धमनियाँ उसको सहन कर पाएगी, है ना। अगर धमनियाँ लचीली है तो उस जो भी दबाव है उसको सहन कर लेती है। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। हम दोनों ही कारण से ज़्यादातर हम जानते हैं कि रक्तदाब प्रभावित होता है। तो आज की कक्षा के अंदर हमने रक्तदाब के बारे में पढ़ा। कल की जो क्लास होगी उसके दौरान हम पढ़ेंगे रक्तदाब के कारण उच्च रक्तदाब और निम्न रक्तदाब। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कई बार जनरली प्रश्न पूछा हुआ भी है। तो आप इस जितने भी टॉपिक हमने पढ़े हैं उनके नोट्स बना लिए होंगे, और जो अब हम पढ़ेंगे उसके भी आप नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने के साथ साथ में हाँ, जिन लोगों को नंबर की आवश्यकता थी उन लोगों को मैं नंबर दे देता हूँ 9928544989। ये मेरा नंबर है, लेकिन नंबर आप व्हाट्सअप कीजिएगा। जब भी व्हाट्सअप करें आप लिखिएगा YTST, और जब भी आप YTST लिखकर मेरे को व्हाट्सअप अपना नाम लिख दीजिएगा, जो भी नाम है आपका, और इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए। आपको जवाब मिल जाएगा आपके प्रश्न का। और आप कॉल करेंगे तो हो सकता है मैं क्लास में हूँ तो फ़ोन नहीं उठा पाऊँ, तो जनरली आप मेरे को इस तरह से इस पैटर्न में कॉल करें या मैसेज करें। वीडियो को शेयर वेयर कर दो भाई। जय हिंद, जय भारत।